तो देखिए, जो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इयोकावा मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस यानी एक्सचेंज ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे, है ना? द एक्सचेंज फोर्सेस। ठीक, तो इसमें देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अराउंड क्या होते हैं, एक डेफिनेट ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो इसमें क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसी को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। ओके। तो अच्छा, इस जो न्यूक्लियस है, अब मैं कह दूं कि हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियंस है। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ गए आप लोग? तो इससे पहले हमने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा। जानते जितने भी न्यूक्लियस फोर्स, जितने भी न्यूक्लियंस हैं, इसमें जो पार्टिकल्स में क्या है, न्यूक्लियंस है। न्यूक्लियंस मतलब समझ रहे हैं आप, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियंस हैं सभी के सभी क्या करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स द्वारा एक दूसरे से क्या है, बंधे रहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डोमिनेट हो गया था और ये बहुत तेजी से बढ़ गया था, जिससे अगर ये न्यूक्लियर फोर्स लग गया और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काम करना बंद कर दिया। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि अब इसमें क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मान लेते हैं इसमें क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा क्या चीज है जिसके बीच क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है। इसके बीच ऐसा क्या है कि जिसके बीच क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। जब इंटरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल का तो एक्सचेंज तो होगा। बताइए, होगा ना? या मैं कह दूं कि अब इसके पास मान लो कि क्या कहते हैं कि फोर्स कहूं, तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोटॉन हो, प्रोटॉन तो कई हो सकते हैं। आप क्या सोच, केवल एक ही प्रोटॉन? न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो मैंने कंबाइंड रूप से बताया ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक ही प्रोटॉन थोड़ी ना, कई प्रोटॉन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो जो, तो इसमें क्या है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होगा, चेंज होगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा। और जरूरी नहीं कि इसमें क्या है, एक ही प्रोटॉन हो। तो जब इसमें एक नहीं कई प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण रिपेल नहीं होती है न्यूक्लियस के अंदर? इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ये क्या होती है, रिपल नहीं होती है? तो युकावा ने एक बात कही। युकावा ने एक बात कहा। क्या कहा? जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होता है, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होता है तो एक पार्टिकल क्या होता है, एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होता है, उसके साथ साथ एक पार्टिकल का भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो एक पार्टिकल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक। तो अब देखिए, अगर मैं कहूं ये क्या है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलना है तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई प्लस पार्टिकल क्या होगा, निकलेगा। इसी पाई का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अगर मैं कहूं न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलूं, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलूं तो पाई माइनस ये पार्टिकल निकलेगा। अगर मैं न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पाई माइनस आएगा। तो यही जो पार्टिकल्स हैं,
और यहाँ प्रोटॉन से प्रोटॉन में बदल लो, प्रोटॉन से प्रोटॉन में बदला तो भी क्या आ जाएगा, पाई प्लस आएगा। तो यही जो पार्टिकल्स हैं इन सबको एक्सचेंज पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी सभी एक्सचेंज पार्टिकल को क्या बोलते हैं? मेसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसांस बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइयांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइयांस बोलते हैं। ये युकावा ने बताया। इस पार्टिकल को क्या बोला जाता है? पाइयांस कहा जाता है। तो आपको पता चल गया। तो जो पाइयांस पार्टिकल है हमारे पास, आगे देखता हूं, हमारे पास जो मेसान है, मेसान यानी पाइयांस, पाइयांस कितने हैं? कितने हैं? एक प्लस है, दूसरा क्या है? पाई माइनस है, तीसरा पाई जीरो है। इसको पाइयांस, कभी कोई मेसान पार्टिकल बोले, पाइयांस बोले तो आप तुरंत बता दीजिए पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो होता है, ठीक है ना। और इसे एक बात बताओ, ये क्या होता है पता है? एक्सचेंज पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में होता है। एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज मेसान, लिखा ही जाता है, ठीक है ना। तो अब ये तो हमारे इतने हो गए। अब इसकी मास की बात करूं तो पाई प्लस माइनस की मास ऑफ पाई, देखिए प्लस माइनस की बात करूं, दोनों का जो मास होता है, अप्रोक्सीमेट में लिखूंगा मैं, अप्रोक्सीमेट में 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होता है इसका मास। इसका मास किसके बीच होता है अभी मैं बताऊंगा। इसका मास इलेक्ट्रॉन और क्या, न्यूक्लियस के बीच में होता है, समझ में ना। अभी मैं दिखाऊंगा, मास अलग से इसका निकाल के दिखाऊंगा आपको। और लेकिन ये पाई प्लस जीरो का जो मास होता है वो थोड़ा इससे अलग होता है, यानी प्लस माइनस दोनों का मास सेम होता है। और क्या कहते हैं कि अगर इसे एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे तो इसकी मास क्या होती है, लगभग 139, यानी 139 अप्रोक्सीमेट 140 लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका क्या होता है 134.5 अप्रोक्सीमेट में आप लिख सकते हैं 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी में इसका मास होता है। तो हमने पाइयांस को देखा बड़े करीब से, ठीक है ना। तो इन्हीं पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं। इतना आप जानते रहिए, ठीक। अब यहां के बाद क्या करेंगे, ये जो मैंने लिखवाया ये आप लिख सकते हैं। देखिए जापानीज मैंने उसको बताया, ये पहले आपने लिखा तो उसके बाद वो आप कर सकते हैं। तो जापानीज फिजिसिस्ट एच युकावा in 1935 predict the existence of a particle now called pi mesons। यानी जापान के साइंटिस्ट जो थे युकावा ने 1935 में एक पार्टिकल का एग्जिस्टेंस देखा, एक पार्टिकल का एग्जिस्टेंस देखा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन में, तो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस देखा और इसी पार्टिकल को उन्होंने क्या बताया, बोलिए, पाई मेसान दिया, जिसका मास किसके बीच है, भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन और क्या, न्यूक्लियस के बीच में होता है इसका, समझ में आया ना। ही प्रपोज अ थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, और उन्होंने इसी के कारण एक थ्योरी प्रपोज कर दिया विच इन्वॉल्व दीज पाइयांस, जिसमें पाई मेसांस पार्टिकल थे, इन्वॉल्व थे। इसी को मेसान थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस कह दिया उन्होंने, ठीक। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मेसान थ्योरी ऑल न्यूक्लियंस, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऑल न्यूक्लियंस कंस्टिट्यूट ऑफ आइडेंटिकल कोर। ये जो थे ये क्या थे, तो देखिए मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस के अंदर कुछ जो आइडेंटिकल क्या न्यूक्लियस थे, कुछ क्लाउड बना लिए, कुछ में कुछ क्या कहते हैं कि पार्टिकल इसके सराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं।
तो देखिए वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू मेसन थ्योरी ऑल न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल कोर, ये मिलके आइडेंटिकल कोर बनाए सराउंडिंग बाय अ क्लाउड ऑफ वन और मोर पाई मेसॉन्स, यानी एक पाई मेसान या और मोर पाई मेसान के चारों ओर क्या करते हैं, क्या करते हैं कि एक आइडेंटिकल कोर बना लिए। द मेसान में भी, मेसान न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मैंने लिखा चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसकी जो चार्ज होगी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होगी, बशर्ते नेचर अपोजिट रहेगा, माइनस है, प्लस है, न्यूट्रल है। अब मास भी मैंने बता दिया। ओके, चलिए आगे की बात करता हूं। अब देखिए, अगर अगर इसका प्रूफ देखें हम, प्रूफ फिलहाल आप में आता नहीं है, थोड़ा देख लो, आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। सपोज द क्वांटम पीरियड, सपोज द क्वांटम पीरियड क्वांटम पीरियड जानते कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है, न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की होती है साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस लिख दीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए, तब अगर ये क्या होता है कि 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की होती है जो न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस इन्हीं के बीच में रहेगा, न्यूक्लियस इसी रेंज में रहेगा, सभी के सभी न्यूक्लियस, तो ये थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई एम सी स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सी के लगभग आसपास होगी। ठीक है ना, सी के लगभग क्या होगी, आसपास होगी। और जब यह क्या करता है कि न्यूक्लियस के एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, न्यूक्लियस के एक साइड से दूसरे साइड जब जाता है तो क्या कहते हैं कि उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जाने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो भाई ये पार्टिकल क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है, तो हम तो ऐसे ही क्या कहते हैं, कोई फिजिक्स लगाएंगे नहीं, क्लासिकल फिजिक्स तो लगाएंगे नहीं, हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स लगाएंगे, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम यूज करेंगे। इफ इट passes through the nucleus from one side to another side, one side to an other side, the energy is रिलेटिविस्टिक एनर्जी का यूज करेंगे। ये एनर्जी आपने पढ़ा है, m स्क्वायर सी पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ। ठीक, तो अब देखिए, अच्छा आप ये आप लोगों में आता नहीं है, काम की चीजें मैंने करवा दिया, ठीक। अब देखिए, आपने एनर्जी ऑपरेटर तो पढ़ा होगा, एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी एंड मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल आर, होता है कि नहीं।
तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका प्रूफ नहीं आता है। तो किन गार्डन इक्वेशन होता है, यानी डेल्टा टू साई माइनस 1/c² डेल टू साई बाई डेल t2 माइनस m²c² बाई h² साई विल बी इक्वल टू 0। ये किन गार्डन इक्वेशन है, ये आप डायरेक्ट लिख के आएंगे। ठीक, आप लोगों में प्रूफ नहीं है, न यकीन हो तो बुक देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए इससे ये पता चलता है जब क्या करता है कि फ्री स्पेस क्या करता है कि प्रोपोगेट करता है, तो जो पार्टिकल होता है वो स्पिनलेस होता है। स्पिनलेस होने का मतलब क्या है, उसका जो मास होगा वो 0 होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, गिव करेगा। If the propagation of free space of spinless particle then it gives the electromagnetic wave। स्पिन इसका कितना होगा, 0 होगा, तो मास कितना होगा, 0 होगा। जब मास 0 होगा तो यहां मैं रख दूंगा। यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं हम लोग। तो क्या है बताना थोड़ा, बोलो। डेल टू साई माइनस 1 h²/c²। डेल टू साई माइनस 1/c² डेल टू साई बाई डेल t2 में विल बी इक्वल टू 0। यही यही है इकावा की थ्योरी। ठीक है ना, यही क्या है, इकावा की थ्योरी। ठीक है ना, ये जो मैंने अभी बताया तो ये चीज आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैंने बताया। ठीक है ना, तो आपको वहां तक पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसका मास निकालते हैं हम, किसका, मेसान का। ओके बच्चों, चलिए। तो ये क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है कि इक्वेशन होता है। जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं तो ये मिलता है। तो आगे चलते हैं। मास ऑफ पाई मेसान, मास ऑफ पाई मेसान। तो आपको पता है डेल्टा ई बराबर कितना होता है, m पाई इंटू c²। पाई का निकालना है तो m पाई मैंने लिख दिया। ठीक है ना, वेयर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इफ वी एज्यूम that meson travel nucleons meson travel between nucleons at a speed v approximate to c, and since
न्यूक्लियर फोर्स हैव अ मैक्सिमम रेंज। तो हम ये मान लेते हैं मेसान क्या होता है, मेसान ट्रेवल बिटवीन न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस के बीच में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा एट स्पीड ऑफ क्या, वी विल बी इक्वल टू सी, लगभग स्पीड ऑफ फ्लाइट के इक्वल, लगभग बराबर तो हो नहीं सकता। एंड सिंस न्यूक्लियर फोर्स हैव अ मैक्सिमम रेंज, तब उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो मैक्सिमम रेंज में काम करेगा। तो देखता हूं तो कितना रेंज होगा, तो पहले हम रेडियस पता कर लेते हैं, 1.7 फर्मी होता है रेडियस, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड, टाइम निकाल लेता हूं। टाइम, भाई चलने में टाइम भी तो लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेसन टू ट्रेवल डिस्टेंस, हमको आर मिल गया, आर से टाइम मिल जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू आर बाई वी, यानी आर बाई सी, जानते हैं आप लोग, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है ना, यहां से मिल जाएगा। अब यहां से थोड़ा मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाऊंगा, ये देखते रहिए आप लोग, ठीक, आगे देखिए। फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये होता है ना, पढ़े आप लोग, h/2 पाई, h/2 पाई। इससे पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था ना, आपने किसी ने पूछा नहीं कहाँ से ये लिखा था, एच क्रॉस बाई एम सी स्क्वायर, ये यहीं से लिखा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। देखो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू h/2 पाई बराबर mc स्क्वायर होता है। हाँ होता है ना, तो ये क्या होता है, एच क्रॉस होता है, डेल्टा विल बी इक्वल टू एच क्रॉस बाई डेल्टा ई, डेल्टा ई कितना हो जाएगा, एम सी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग बोला करो, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको आता है, तो मैं खींच के चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं तो यही मानूंगा ना, नहीं पूछेंगे तो, कि हमारे बच्चे काफी ब्रिलियंट है, पूछने की आवश्यकता नहीं, सब आता रहता है। बताते नहीं। चलिए ठीक, अच्छी बात है, आना चाहिए। तो अब देखो, यहां तक हो गया ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो अब देखो इसकी वैल्यू में क्या रख दो, दोनों की वैल्यू रखो, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है हम लोगों को। इसकी वैल्यू क्या देखिए, अभी मैं पीछे लिखा डेल्टा आई निकाला हूँ, एम पाई लिखा हूँ, और क्या इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकाला हूँ ना, उधर देखो, दिखा दो क्या, ये देखो ये, और ये डेल्टा टी भी निकाला हूँ, कितना निकाला हूँ, आर बाई सी बराबर h/2 पाई निकाला हूं ना। तो यम पाई मुझे निकालना है, यम पाई अगर निकालना है तो इसे सॉल्व करो, h/2 पाई और कितना हो जाएगा, क्या आएगा, ये सी से सी कट जाएगा, 1/RC ना, अब सारी वैल्यूज क्या करते हम लोग रख दे, एम पाई विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाई, ये लिखूं 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1.7, सब कुछ निकाल के रखा हूं। अब आपको पता चल रहा है क्यों निकाला था मैंने, सब पहले से निकाले थे ताकि जरूरत पड़ेगी हमको, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻28 kg, ठीक है ना। अगर मैं इसे क्या करूं, आगे देखना, नोट हो गया। तो एम पाई की जो वैल्यू है यार
क्या कहे 2.1 इंटू 10⁻⁻28 kg। अगर मैं इन्हें यहाँ 38 कर दूं ये, और तो मैं अप्रोक्सीमेट में लिखता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा। 238 इंटू पावर ये बढ़ जाएगा, ये इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी m पाई। तो जो मास ऑफ पाइयांस है ना, वो 230 टाइम्स ऑफ क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इतना होगा। ठीक, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आ जाएगा, ये है। ठीक, इसे एडजस्ट करेंगे तो ऐसा मिलेगा कुछ। यहां तक देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक सर 230 हुआ कि 238? 238 यहाँ पे देख लो, मैं तो ऐसे लिख दिया। ठीक, इतना तो आप समझदार हैं, कर सकते हैं। ठीक, वो आपका काम है, आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए, इसमें जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में देखिए, दिस इज अबाउट 200 टाइम्स। अप्रोक्सीमेट में लिखा जाता 200 के आसपास, पूरी वैल्यू नहीं लिखी जाती, ठीक ना। यानी ये 200 टाइम्स, 200 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां ऐसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है ना। तो 200 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अबाउट 1/10 the mass of a nucleon। समझ गया ना। तो ये अगर, चलिए मैं लिखा हूं तो यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हमारे बुक में वही लिखा है तो मैं हटा देता हूं इसे। मैं 30 ये आस-पास लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए यहां लिखा है ना, दिस इज अबाउट 200 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अबाउट 1/10 ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ द न्यूक्लियंस का 1/10वां भाग, और मास का 200वां गुना के क्या होता है, ये इक्वल होता है। ओके, तो ये युकावा मेसन थ्योरी अब जाके समाप्त हुआ। ठीक, ओके, फिर से जुड़े आप लोग।